जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2025 में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में 30 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और 30 में 30 लाना यही हमारा लक्ष्य है। तो तैयार रहिएगा। डेली हम आपको क्लासेज करा रहे हैं, जो भी क्लासेज सीडीपी ईवीएस हिंदी, तो आपके लिए सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं संपूर्ण मैराथन। इसमें हम पढ़ने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक को संधि हो गया, विलोम हो गया, समास हो गया और वर्णमाला हो गया, क्योंकि वर्णमाला से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यायवाची भी। यकीन करिए जो हम यहाँ पर लिखे हैं ना, इससे वादा समझिए। एक बार क्लास देखेंगे आप खुद जान जाएंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे या नहीं। तो चलिए पहला टॉपिक होगा हमारा पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो पता होगा कि हम आपको हर टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े, अभी पहली बार आए इस क्लास पर, वो लोग इस क्लास को जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मग का पर्यायवाची क्या होगा। एक शब्द दिया गया है मग और पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन कर रहा है मोर, बी ऑप्शन कर रहा है मोक्ष, सी ऑप्शन कर रहा है मृत्यु और डी ऑप्शन कर रहा है मार्ग। देखिए चारों ऑप्शन म से हो रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर जो होगा एग्जैक्ट बताना होगा कौन सा सही होने वाला है। तो बात करेंगे मग का पर्यायवाची का, तो मग का पर्यायवाची जो होता है वह होता है मार्ग। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी 3 ऑप्शन और यहाँ पर दिए गए, उनको भी ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो मोर का पर्यायवाची होगा सिखी। ठीक, नोट करिए, मोर का पर्यायवाची जो होता है वह होता है सिखी। अगर पूछा जाए मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा क्या, बताइए। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, एक बार बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, मुक्ति होगा या अपवर्ग होगा। हम यहाँ पर अपवर्ग को बताएंगे। ठीक है, अपवर्ग। मोक्ष का पर्यायवाची जो होगा अपवर्ग या मुक्ति होता है, ये जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मृत्यु का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा, निधन हो जाएगा। ठीक, पर्यायवाची मतलब जानते हैं, शब्द अंतर हो लेकिन अर्थ जो हो समान हो, ये आपका होता है पर्यायवाची। इसे जानते रहिएगा। प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था देख लिए। मोर का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा सिखी, और मोक्ष का पर्यायवाची पूछा जाए तो वह होगा अपवर्ग या मुक्ति, और मृत्यु का पर्यायवाची पूछा जाए तो वह होता है निधन, और मग का पर्यायवाची तो प्रश्न में पूछा ही गया था और उत्तर हो गया हमारा मार्ग। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो बताइए, ए ऑप्शन कर रहा है रमा, बी ऑप्शन कर रहा है कमला, सी ऑप्शन कर रहा है इंदिरा और डी ऑप्शन कर रहा है शेष। चलिए बताइए लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बात करें लक्ष्मी की पर्यायवाची, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि रमा और कमला और इंदिरा, ये जो शब्द दिए गए हैं ये लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया गया है शेष। ये जो शेष शब्द दिया गया है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची ना होकर के लक्ष्मण का पर्यायवाची है। देख रहे हैं, लक्ष्मण का पर्यायवाची है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, शेष, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता था, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहीं से आप ट्रिक लगाइए कि शेष का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्मण हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट की इम्पोर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि लक्ष्य साफ है कि यूपी टेट के हिंदी के पेपर में 30 में 30 लाना है, यहाँ पर 30 में 30 लाना है, और सीडीपी में भी 30 में 30 लाना ही लाना है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट का हमारा टारगेट है कि 30 में 30 आपको दिलाया जाए। ऐसा मत समझिए कि नहीं मिलेगा, मिलता है, क्योंकि सीडीपी के पेपर में मैंने भी पाया था 30 में 30। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का पर्यायवाची
होगा। इसमें से वह कौन सा शब्द है जो वायु का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन कर रहा है समीर, बी ऑप्शन कर रहा है वसन, सी ऑप्शन कर रहा है जगत और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। वायु का पर्यायवाची कौन सा होगा? अगर यह पूछा गया प्रश्न में तो यहाँ पर समीर जो शब्द दिया गया है यह हमारा वायु का पर्यायवाची होता है। एक शब्द और दिया गया है कि वसन। अगर आपसे पूछा जाए कि वसन का पर्यायवाची क्या होगा तो वसन का पर्यायवाची होता है पट। ये जानते रहिए। यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है कि जगत। अब बताइए कि जगत का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, जगत का पर्यायवाची क्या होने वाला है? तो जगत का पर्यायवाची होगा विश्व। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वायु का पर्यायवाची समीर हो गया, वसन का पर्यायवाची पट हो गया और जगत का पर्यायवाची विश्व हो गया। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा और प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में वह कौन सा शब्द है जो मुनि का पर्यायवाची नहीं है? मुनि जानते हैं, ऋषि मुनि, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। चले, मुनि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन कर है साधु, बी ऑप्शन कर है सन्यासी, सी ऑप्शन कर है वैरागी और डी ऑप्शन कर है तमचोक। बताइए वह कौन सा शब्द है जो ऋषि का पर्यायवाची नहीं है? तो बात करें सबसे पहले ऋषि का पर्यायवाची, क्योंकि उसे भी तो जानना जरूरी है ना। तो ऋषि का पर्यायवाची के अंतर्गत साधु आएगा, सन्यासी आएगा और वैरागी आएगा। आप यह शब्द तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द ए बी सी ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये ऋषि के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर तमचूक दिया गया है, ये जो हमारा शब्द है ये ऋषि का पर्यायवाची ना होकर के इसका पर्यायवाची है, ये मुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये क्या है? ये मुर्गा का पर्यायवाची, आप लोग जानते रहिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, विलोम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन करिए आप अगर इस बार पहली बार यूपीटेड में बैठने वाले हैं तो डरिए मत, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि हम जो क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये यकीन करिए कि परीक्षा में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आए तो क्लास हमारी होगी वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अग्रज का विलोम कौन सा होगा? अग्रज का विलोम पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर है अनाथ, बी ऑप्शन कर है अल्पायु, सी ऑप्शन कर है अनुज और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए अग्रज का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ से विलोम का टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो बताइए अग्रज का विलोम क्या होने वाला है। चलिए तो बात करें अग्रज के विलोम का तो वह हो जाएगा अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, ये जानते रहिएगा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि अनाथ का विलोम क्या होगा। चलिए अनाथ का विलोम जो होता है वह होता है सनाथ। ठीक है, अनाथ का जो विलोम होगा वह हो जाएगा क्या? सनाथ। ठीक है, सनाथ होगा, ये जानते रहिएगा। अल्पायु का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? तो अल्पायु का विलोम जो होता है वह होता है दीर्घायु। ठीक, दीर्घायु होता है इसका विलोम। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा, हर प्रश्न से आपको 3 से 4 प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं। देख रहे हैं, अगर आपके लिए मान लीजिए इस क्लास में हम आपको 15 ही प्रश्न मान लीजिए करा रहे हैं तो कम से कम आपको 40 से 45 प्रश्न हम बताएंगे। बस आप पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक, तो यहाँ से अनाथ का विलोम सनाथ हो गया, अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो गया, अग्रज का विलोम अनुज हो गया और प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से अनुलोम का विलोम कौन सा होगा? अब आप बताइए कि अनुलोम का विलोम क्या होने वाला है। ए ऑप्शन का है अवनि, बी ऑप्शन का है प्रतिलोम, सी ऑप्शन का है अर्थ, डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए एक बार, किसका पूछा गया? अनुलोम का विलोम। बताइए कौन सा होगा उत्तर। चलिए बिल्कुल सही, अनुलोम का विलोम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उत्तर क्या होगा? प्रतिलोम, उसका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन एक शब्द दिया गया है कि अवनि। अवनि कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो अवनि का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? प्रवर हो जाएगा।
अवनि का विलोम जो होगा वह होता है प्रवर, ये जानते रहिएगा। ठीक है, अवनि का यहाँ पर प्रवर नहीं अवर प्रवर होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जा रहा है। अवनि का यहाँ पर दूसरे अर्थ में पूछा जा रहा है। अवनि का जो विलोम होगा वह होता है अंबर, अंबर। ठीक है, अवन का विलोम जो होगा वह हो जाएगा अंबर। और अर्थ का विलोम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अर्थ का विलोम क्या होने वाला है? चलिए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का अनर्थ, चलिए अनर्थ हो जाएगा। अवन का विलोम प्रवर होता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ पर प्रवर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रवर लिख सकते हैं, चलिए प्रवर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अवन का विलोम प्रवर भी होता है। ठीक है, चलें, लेकिन अंबर भी जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या निकला हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्नलिखित शब्दों में से आकुंचन शब्द का विलोम क्या होगा? आकुंचन शब्द सुने हैं कभी? नहीं सुने ना, मुझे पता है। इस प्रकार के प्रश्न कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलें, तो क्या होगा? आरंभ होगा, प्रसारण होगा, अस्त होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है हमारा सही? चलिए, पूछा क्या गया है? आकुंचन का पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, माफ़ी चाहेंगे, विलोम पूछा गया यार। ठीक है, चलिए पर्यायवाची भी बताएंगे यार, आकुंचन का अगली क्लास में बता देंगे। चलिए, जब पर्यायवाची पढ़ाएंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आकुंचन का विलोम क्या होने वाला है। आकुंचन की विलोम की बात किया गया तो यहाँ पर प्रसारण हो जाएगा। ठीक है, प्रसारण हो जाएगा आकुंचन का विलोम। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया आरंभ, आरंभ का विलोम तो एकदम सरल है, आप कमेंट करिए तो। चलिए, आरंभ का विलोम कमेंट करके बताइए कि कौन सा होगा आरंभ का विलोम। बिल्कुल सही, आरंभ का विलोम होता है अंत। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि अस्त का विलोम क्या होगा? सूर्य अस्त होता है और क्या होता है ये बताइए। चलिए, अस्त सूर्य होता है ना, जानते हैं, शाम को अस्त होता है, सुबह क्या होता है? कमेंट करिए। चलिए, ये इतना बढ़िया उदाहरण दे दिया तब भी आप नहीं बता पा रहे हैं। चलिए बताइए, सूर्य जो है सुबह क्या होता है और शाम को अस्त होता है, ये जानते हैं आप सब। तो क्या होता है? तो अस्त का विलोम तो वो होता है उदय। ठीक है, उदय। मैंने बताया कि सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। यहाँ तक आपको क्या दे दिया? हिंट दे दिया, तब भी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। कैसी पढ़ाई करें आप लोग? थोड़ा सा एक्टिव होइए। ठीक, चलिए, प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम अगर आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा होगा? ए ऑप्शन कर रहा है विगत, बी ऑप्शन कर रहा है आजाद, सी ऑप्शन कर रहा है आलोक, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, आगामी का विलोम क्या होने वाला है? तो बिल्कुल सही, आगामी के विलोम की बात किया जाए तो आगामी का विलोम जो होगा विगत होगा। आगामी आने वाला और विगत बीतने वाला। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर जब कराते हैं हम प्रश्न में तो आपको बताते हैं ना कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं। उसी प्रकार से आप समझिए कि आगामी जो आगे आने वाला है या होने वाला है, और विगत जो होता है वो बीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आज़ाद का विलोम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे उत्तर? चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। बताइए, आज़ाद का विलोम, आज़ाद का विलोम बिल्कुल सही, गुलाम हो जाएगा। जब कोई गुलाम में रहेगा तो वह अगर विलोम पूछेगा तो आज़ाद हो जाएगा। उसको देखिए उल्टा कर सकते हैं, गुलाम का अगर अब आपसे विलोम पूछा जाए तो आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद का विलोम पूछ रहा है तो गुलाम हो जाएगा। ठीक है, आलोक का विलोम बताइए कौन सा होगा? आलोक, चलिए, आलोक का विलोम बिल्कुल सही। अगर बात करें आलोक के विलोम की तो उत्तर क्या होगा? आलोक का विलोम जो होता है वह होता है अंधकार। ठीक है, आलोक का विलोम अंधकार हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। और प्रश्न का उत्तर तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप तो जान गए होंगे। ठीक, सबसे पहले बताइए कि क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, ये एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, कमेंट करिए एक बार। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक ही निवेदन करें कि हमारे साथ जुड़िए और डेली पढ़ाई करिए। एक भी दिन मिस मत करिए क्लास को, क्योंकि अगर हो सके ना, आप हिंदी, सीडीपी, ईवीएस ये 3 सब्जेक्ट को रटिए, याद करिए, अच्छे-अच्छे टॉपिक को पढ़िए, अच्छे-अच्छे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि ये 3 प्रश्न अगर मतलब 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए
तो आपको यूपी टेट में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग सोच रहे हैं ना हम तुक्का मार के पास हो जाएंगे, कभी भी नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, यूपी टेट का पेपर इतना हल्का नहीं होता। ठीक, चलिए, फिलहाल आपकी इच्छा है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपको डेली फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करें यार, एक भी रुपये चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करना है, बाकी आप डेली लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या होगा? वर्णमाला से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पर्यायवाची पढ़ लिया, विलोम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला से बनने वाले प्रश्न, क्योंकि यहाँ से भी यूपी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब अभी ये हो सकता है आपको सरल लग रहा हो प्रश्न, लेकिन जिस दिन पेपर में पूछा गया था ना, उस दिन अच्छे अच्छे लोग ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे, क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षा में आया है। ठीक, चलिए बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की क्या पूछा गया? स्वरों की संख्या 10 है, 12 है, 13 है, 11 है। चलिए, कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तर की बात करें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होगी वह होगी 13। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो आप बता सकते हैं, ये तो हम जानते हैं कि आप बताएंगे। चलिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए, जल्दी से इसका उत्तर टाइप करिए। ये ऑप्शन कर रहा है जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, री क्या इया हो गया। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा। इसका तो आप उत्तर दे ही सकते हैं, मुझे पता है। बिल्कुल सही। अगर बात करें स्वरों की तो यहाँ पर आ, ई, आ, उ, ई, ए सब जो होते हैं ना ऊपर से मात्रा वाले, ये सब होते हैं स्वर में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में अ दिया गया, उ दिया गया और ए दिया गया, मतलब ये तीनों ऑप्शन स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया ये हमारा स्वर ना होकर के ये क्या है? यह है व्यंजन। ठीक, ये क्या है? ये है व्यंजन। आप इसे जानते रहिएगा और प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन को सही करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन का वर्ग नहीं है? कई लोग होंगे जो इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकते, हम जानते हैं। बताइए कितने लोग हैं? सरल प्रश्न है, मैं जान रहा हूँ सरल है, क्योंकि डायरेक्ट आपको कठिन प्रश्न प्रोवाइड किया जाए ये भी अच्छी बात नहीं। पहले सरल प्रोवाइड किया जाए, कुछ दिन आप समझिए, उसके बाद तो टफ प्रश्न भी आएंगे। चलिए बताइए, क वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? जल्दी से। ख नहीं आएगा, ग नहीं आएगा, घ नहीं आएगा या माँ नहीं आएगा? चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग नहीं समझ पाए क वर्ग किसे कहते हैं तो जान जाइए। क वर्ग में जानते हैं ऊपर का लाइन में जो 5 अक्षर दिए रहते हैं वो, जैसे क ख ग घ अंग, क वर्ग में यही आते हैं। ठीक है, 5 शब्द, ये आप जान जाइए। अगर वर्गों की बात किया जाए तो प वर्ग में जो आएगा ये आएगा म, प फ ब भ म। ठीक है, ये जान जाइए आप लोग। चलें, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो प्रश्न बहुत सरल होगा, मुझे पता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, ये भी तो ज़रूरी है ना। बताइए, क्या 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या को, तो वह हो जाएगा क्या? 33। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी क्लास समाप्त नहीं हुई भाई, अभी ऊबन मत महसूस करी भाई। ऊबन महसूस हो गई तो कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाई है यार, घुटन महसूस क्यों करते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक यहाँ से देखेंगे, समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यकीन करिए, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्भव, तत्सम, जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यूपी टेट के सिलेबस में, हम आपको सारी की सारी क्लास प्रोवाइड करेंगे। और हम इतना ही आपसे चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप डेली क्लासेस देखें और 30 में 30 नंबर जो हम लक्ष्य रखे हैं ये हासिल करिए आप लोग।
पढ़ाने में कोई कमी नहीं होगी, बस आप पढ़िए बस। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। बताइए कि बहुब्रीहि समास किस में नहीं। सबसे पहले जान जाए कि बहुब्रीहि समास किस में है। क्या चक्रधर में है, या चक्रपाणि में है, चतुरानन में है, घर द्वार में है। बताइए बहुब्रीहि समास किस में नहीं होगा। तो बात करें बहुब्रीहि समास किस में नहीं होगा, तो वह जो है घर द्वार में नहीं होगा। और चक्रधर में बहुब्रीहि समास है, चक्रपाण में बहुब्रीहि समास है, चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। लेकिन घर द्वार में जो दिया गया है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें समास होगा द्वंद्व। ठीक, घर द्वार में द्वंद्व समास होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही करिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो चलिए पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में वह कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास होगा। तो बताइए कि कर्मधारय समास का यहाँ पर कौन सा शब्द है। ए ऑप्शन कह रहा है चंद्रबदन, बी ऑप्शन कह रहा है चंद्रोदय, सी ऑप्शन कह रहा है चवन्नी, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए किस क्या पूछा गया। कर्मधारय समास, अगर बात करें कर्मधारय समास की तो चंद्रबदन जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, बिल्कुल सही। चंद्रबदन में क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। और चवन्नी और द्विगु यहाँ पर जो चवन्नी और चंद्रोदय दिया गया है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बताइए। चलिए यहाँ पर अलग अलग होगा भाई। चलिए चंद्रोदय में क्या होगा समास, तो चंद्रोदय में होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चंद्रोदय में जो है तत्पुरुष समास, और इसमें जो है चवन्नी में इसमें होगा द्विगु समास। ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, चंद्रोदय में तत्पुरुष, चवन्नी में द्विगु, ये जान गए ना। चलिए प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न हम 2-3 बार इसलिए पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर याद हो जाए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बाद में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े इस टॉपिक को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में किस में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास अब पूछा गया है, बताइए। रसोई घर, यथाक्रम, राधा कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। चलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा, जैसे शब्द में बताइए तत्पुरुष समास किस में होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, रसोई के लिए घर। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को सही किया उनका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि रसोई घर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, और आगे देखिए यथाक्रम में आपसे पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो यथाक्रम में हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक, यथाक्रम में क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। राधा कृष्ण में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो राधा कृष्ण में जो होगा वह होगा क्या, द्वंद्व समास। ये आप जानते रहिए। ठीक, और प्रश्न का उत्तर तो ए ऑप्शन होगा ही, ये आप जान गए होंगे। चलिए ए ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। चलिए पूछा जा रहा है वह कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास किस में है, लौह पुरुष में होगा, लंबोदर में होगा, राजकन्या में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों तक शेयर करके उन्हें भी बताइए कि यूपी टेट की फ्री क्लासेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लक्ष्य तक चैनल पर। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। क्या पूछा गया था, बहुब्रीहि समास किसमें होगा। तो बात करें बहुब्रीहि समास की, तो वह है लंबोदर में। लंबोदर में क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगर देखिए यहाँ पर एक शब्द और दे दिया गया है कि लौह पुरुष। आपसे पूछा जा सकता है ना कि लौह पुरुष में कौन सा समास होगा ना, बताइए। चलिए लौह पुरुष में कौन सा समास होगा, तो लौह पुरुष की बात करें तो लौह पुरुष में हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, लौह पुरुष में कर्मधारय। अगर आपसे पूछा जाए राजकन्या में कौन सा समास है, तब आप क्या उत्तर देंगे। चलिए बताइए, राजकन्या बताइए उत्तर तत्पुरुष, बिल्कुल सही। ठीक है, राज तत्पुरुष समास में है यहाँ पर। राजकन्या में तत्पुरुष समास याद कर लिए ना। लौह पुरुष में कर्मधारय, और लंबोदर में बहुब्रीहि समास, और राजकन्या में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को नोट करिएगा।
चलिए, ये रहा आज की हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास। अगर आप भी चाह रहे हैं यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना, तो यहाँ पर आपको एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करेंगे, तुरंत आपको लाइव फ्री प्रैक्टिस बैच का एक्सेस मिल जाएगा और आप डेली सुबह 10 बजे क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। जब तक आप पेपर ना दें तब तक यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। तैयार रहिए, डेली हम कराते हैं क्लास। और आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।